हाँ जी बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में जो है आपको पूरा 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, तो इसे जो है आप पूरा डिटेल में तैयार करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ऐसे ही आपके पूरे नोट्स इसके अंदर ही तैयार हो जाएंगे। तो अब आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है बाह्य स्त्रोतन। बाह्य स्त्रोतन का मतलब होता है आउटसोर्सिंग। आउट का मतलब बाहर, सोर्स मतलब साधन। मतलब किसी कार्य को करने के लिए बाहर से किसी साधन को, किसी संसाधन को उपलब्ध कराना। तो बाह्य स्त्रोतन क्या है? बाह्य स्त्रोतन का मतलब होता है किसी काम को करने का ठेका देना। मैंने आपको ये पहली किसी वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी था कि बाह्य स्त्रोतन होता क्या है। तो किसी कार्य का ठेका देकर उस कार्य में सुधार लाना, किसी भी प्रकार की बचत करना जो है बाह्य स्त्रोतन कहलाता है। किसी बाहरी साधन के द्वारा या लोगों के द्वारा अपने कार्य को पूरा करना जो है क्या कहलाता है? हमारा बाह्य स्त्रोतन या आउटसोर्सिंग। एग्जाम्पल के तौर पर सुनो, जैसे आपकी एक कंपनी है और वो कंपनी जो है किसी प्रोडक्ट को बनाती है, पर आप उस प्रोडक्ट पर अपनी लागत कम करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? किसी दूसरी या तीसरे कंपनी के द्वारा जो है आप उस काम को डिवाइड कर देंगे, यानी कि किसी और कंपनी से जो है आप संधि कर लेंगे। तो वो जो संधि करना है वो आपका क्या कहलाता है? आउटसोर्सिंग या बाह्य स्त्रोतन कहलाता है। तो अब आप देखिए ये क्या कह रहा है, आउटसोर्सिंग, जिसमें कभी कभी जो है अनुबंध आउट भी कहा जाता है, मतलब बंधन में आना। यह जो है एक व्यवसाय प्रथा है जो कंपनियों द्वारा लागत को कम करने या कार्य संचालन, नौकरी या प्रक्रियाओं को बाहरी अनुबंधित तीसरे पक्ष में स्थानांतरित करने के द्वारा दक्षता में सुधार लाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। किसी दूसरे या तीसरे के बीच जब हम कोई संधि कर लेते हैं, अनुबंधन बना लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाने लग जाता है? आउटसोर्सिंग या बाह्य स्त्रोतन। इसका जो प्रयोग है वो किसी कार्य में कुशलता लाने के लिए, दक्षता लाने के लिए या अपनी प्रतिक्रियाओं में सुधार लाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। समय की एक महत्वपूर्ण अवधि जिन कार्यों को अनुबंधित किया गया है वे तीसरे पक्ष के द्वारा या तो व्यापार के ऑन साइट या ऑफ साइट द्वारा किया जाता है। मतलब उस साइट पर ऑनलाइन होकर भी या इनडायरेक्टली भी मिलकर उनसे हम यह कार्य कर सकते हैं। तो ये था आपका आउटसोर्सिंग का मीनिंग। आगे क्या है? आउटसोर्सिंग क्या है? ये है एक बचत का उपाय है और विनिर्माण क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में इसका अभ्यास पर, किसी भी कार्य के अभ्यास पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। यूएसए में उदाहरण के लिए जो निर्माताओं ने चीन और बांग्लादेश, अब आप ये देख रहे हैं उदाहरण में कि यूएसए ने क्या है कि चीन और बांग्लादेश जैसे देशों को विदेशों में नौकरी आउटसोर्स की है। इस अभ्यास को ऑफ शेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑफ शेयरिंग को हिंदी में जो है अवतरण कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर बाह्य स्त्रोतन के कार्य को हम समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर देते हैं, यानी कि समुद्र पार कर जो स्थान आते हैं, जब हम बाह्य सोर्सिंग को उस स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं या बदलाव ला देते हैं, तो उसे ऑफ शेयरिंग या अवतरण के नाम से जाना जाता है। इसमें आउटसोर्सिंग कंपनी जो है श्रम लागतों को बचाने के लिए आधारित है। इसके अलावा जो है किसी अन्य देश में
तीसरी पार्टी के आउटसोर्सिंग शामिल हैं। मतलब अपने काम में सुधार लाने के लिए, अपने व्यापार को और अच्छा बढ़ाने के लिए जो है हम आउटसोर्सिंग का प्रयोग करते हैं। आउटसोर्सिंग जो है विनिर्माण नौकरियों तक सीमित नहीं है। ग्राहक सेवक की नौकरियां जैसे अब आप देख रहे हो आजकल कॉल सेंटर का ज़माना है। कॉल सेंटरों के माध्यम से जो है हमें काफ़ी कार्यों को करने में सुविधा उपलब्ध हुई है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नौकरियों में भी लागत कम करने की तरीके ढूंढने वाली कंपनियों को आउटसोर्स किया जाता है। बड़ी संख्या में कंपनियां मानव संसाधन कार्यों के कम से कम कुछ कार्यों को आउटसोर्स करती है, जैसे कर्मचारी लाभ प्रबंधन, पेरोल। आउटसोर्सिंग में घटक के क्रय को दूसरे स्रोत से भी शामिल किया जाता है, जैसे कंप्यूटर उपकरण के घटक को कम लागत में खरीद लिया जाता है, क्योंकि यह कंपनी जो है खुद तैयार करने के लिए होगा। घटक की उच्च गुणवत्ता वाले IT सेवाओं में आउटसोर्स किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, के सर्विस ऑफर, इन उपकरणों की जो है पहुंच की जाती है, जो एक बार कंपनी के IT डिपार्टमेंट द्वारा ही प्रबंधित की जाती है। अब आउटसोर्सिंग के आपको लाभ क्या हैं? एक तो क्या है, कम लागत आती है, क्योंकि एक काम जो है वो 2 से 3 कंपनियों में डिवाइड हो जाता है, तो इससे जो है खर्चा भी बच जाता है। आउटसोर्सिंग जो है एक कंपनी के लिए नकदी, कर्मी सुविधाओं और समय संसाधनों से जो है मुक्त कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है कम श्रम लागत, करों, ऊर्जा लागत और उत्पादन की लागत में भी मतलब लागत में कुल मिला के जो है बचत होती है। अपनी जो निवेश राशि है वो कम रहती है। लागत बचत के अलावा जो है एक कंपनी अपनी मुख्य व्यावसायिक दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आउटसोर्सिंग रणनीति भी काम करती है। इससे कंपनी को बेहतर तरीके से संसाधनों को समर्पित करने की अनुमति मिलती है, जो दक्षता में सुधार लाती है और इसकी स्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सकती है। परिसंचालन लागतों को कम करते हुए जो है उत्पादन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है और उत्पादन का समय भी छोटा होता है। जब हम किसी काम को 2 से 3 कंपनियों के बीच बांट देंगे तो लागत भी कम आएगी, हमारी समय की भी बचत होगी और हमारी जो गुणवत्ता है, जो हमारी क्वालिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी और कर्मचारियों की उपलब्धता होगी। जैसे हमारा काम बढ़ेगा, अब 2 से 3 कंपनियों में काम करने के लिए जो है हमें कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इससे जो है कम खर्चे पर काम करने वाले लोग भी हमें आसानी से मिल जाते हैं। आउटसोर्स के लिए किए जाने वाले गैर मुख्य कार्य आमतौर पर बाहरी संगठन में जाएंगे, जिनके लिए यह कार्य एक मुख्य व्यावसायिक योग्यता और उन कार्यों में बेहतर प्रबंधन के ज़रिए जो है व्यवसाय को लाभ पहुंचाता है। और क्या है, एक कंपनी सरकारी नियमों या जनादेशों से बचने के लिए जो है आउटसोर्स करना भी चुन सकती है, जैसे कि पर्यावरणीय नियमों और सुरक्षा नियमों की आवश्यकता। अब अगर हमें एक चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी हमें ज़रूर होंगे। आउटसोर्सिंग के जहां फ़ायदे हैं उसके हमें नुकसान क्या क्या हैं? एक तो आउटसोर्सिंग में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है। संबंध अनिवार्य रूप से तीसरे पक्ष के संगठन के संवेदनशील, जो हमारा डेटा है, जो हमारी गोपनीयता है, वो क्या है, जानकारी एक दूसरे तक पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद जो है दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी कुछ भी इसका फ़ायदा उठा सकती है। एक कंपनी के लिए कुछ नकारात्मक सार्वजनिक रिश्ते भी हो सकते हैं, जब आउटसोर्सिंग का परिणाम नौकरियों की बड़ी संख्या में नुकसान होता है। अब ये था हमारा आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग के 2 यहाँ पर संगठन हैं, एक है हमारा BPO और एक है हमारा KPO। अब
केपीओ का पूरा नाम क्या है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और बीपीओ का पूरा नाम क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो आपसे जो है इन दोनों के कार्यों का वर्णन या इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में पूछा जाता है। अब बीपीओ क्या है? बीपीओ का पूरा नाम क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। किसी भी तीसरे पक्ष की सेवा प्रदाता को दिया गया एक विशिष्ट व्यवसाय कार्य का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो हमने बाह्य स्रोतन में किया था कि जो भी हम कार्य करते हैं वो अपनी एक कंपनी जो है उस कार्य को दूसरी से तीसरी लोगों के बीच संधि करके व्यापार करने के लिए जो काम बांट देती है, पर वो उस कार्य को करने में विशिष्ट होने चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उनके पास। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, एक जूता कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, तो क्या जूता कंपनी सॉफ्टवेयर बना सकती है? नहीं बना सकती है। तो जूता कंपनी जो है सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी से क्या करती है? संधि करती है। तो उस संधि को अब सॉफ्टवेयर कंपनी किस कार्य को करने में स्पेशलाइजेशन रखती है? सॉफ्टवेयर बनाने में। तो यहाँ बीपीओ भी क्या कह रहा है कि जो तीसरे पक्ष को हम सेवा देते हैं, कार्य देते हैं, उस कार्य को करने में जो है उनके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए और वही कॉन्ट्रैक्ट जो है, वही संधि जो है बीपीओ कहलाती है। इसमें क्या क्या आता है? पेरोल, मानव संसाधन या अकाउंटिंग, मतलब लेखा जोखा, ये सारे काम जो है बीपीओ संभालती है। बीपीओ वो काम संभालती है जिसका किसी भी बिजनेस में बड़ा रोल होता है, लेकिन वो बाज़ार पर कंपनी का पद बनाए रखने के लिए काम नहीं करती है। बीपीओ के लिए मूल्य जो है बचत उपाय के अनुसार ही बनाया जाता है। अब बीपीओ दो प्रकार से कार्य करती है। पहला है बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग और दूसरा है आपका फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। अब बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग क्या है? इसमें वो कार्य शामिल होते हैं जो कंपनी के आंतरिक प्रोसेस के अंदर आते हैं, जैसे बिलिंग, क्रय की आंतरिक व्यवसाय। और फ्रंट आउटसोर्सिंग में क्या है? इसमें जो ग्राहक से संबंधित सेवाएं हैं जैसे मार्केटिंग, टेक्सपोर्ट इत्यादि जो है वो शामिल होते हैं, जो कि कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो है लेकिन फ्रंट का भाग नहीं है। साथ साथ डाटा है, डाटा का निवेश करना, उसको मैनेजमेंट करना, सर्वेक्षण करना, किसी भी कार्य का भुगतान करना और अपने बनाए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी का आश्वासन देना, और जितना भी अकाउंट से संबंधित काम होता है वो सारा बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग के अंतर्गत संभाला जाता है। फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग में क्या होता है? इसमें वो सेवाएं शामिल होती हैं जिसमें बिजनेस के लिए लोगों से इंटरेक्शन करना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में क्या है, फ्रंट ऑफिस की बात की जाए तो फ़ोन पर वार्तालाप, ईमेल, फैक्स और ग्राहकों का इंटरेक्शन इत्यादि सेवाएं भी शामिल हैं। तो ये था हमारा बीपीओ। अब केपीओ क्या है? केपीओ का पूरा नाम क्या होता है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका पूरा काम क्या है? ज्ञान से जुड़ा हुआ है और उसी ज्ञान से जुड़े होने पर सूचना को संभालना और उन सेवाओं को बांटना है। केपीओ में जो काम करने के लिए जो है आपकी नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस भी कार्य में आप स्पेशल हैं, वो कार्य आप जिस भी कार्य में आपकी नॉलेज अच्छी होगी आप उसी कार्य को कर सकते हैं। आपका शैक्षिक स्तर भी जो है वो अच्छा होना चाहिए। केपीओ में अधिकतर कानूनी सेवा, बौद्धिक संपदा, पेटेंट सेवाएं। पेटेंट क्या होता है? कोई भी खोज या आविष्कार पर अपना एकाधिकार मिलना। अभियांत्रिक सेवाएं, वेब डेवलपमेंट और क्या है? कैम अनुप्रयोग, व्यापार अनुसंधान और विश्लेषण, कानूनी अनुसंधान, चिकित्सक अनुसंधान, ये सब जो है इसी के अंतर्गत शामिल होता है। ये आमतौर से किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं देता है।
जिस पर भी क्षेत्र के केपीओ में काम करना होता है उस क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने का, डाटा हैंडलिंग का, ये सारे काम जो हैं आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आप किसी चिकित्सा अनुसंधान में काम करते हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी खोज या छानबीन की जाती है, उस पर जब अपना एकाधिकार आ जाता है तो वो केपीओ के अंतर्गत ही आता है। अब इनके बीच अंतर क्या है? सबसे बड़ा तो आपको पूरा नाम इन दोनों का पता ही लग गया है। बीपीओ में काम करने के लिए आपको कंप्यूटर की जानकारी, आपकी कम्युनिकेशन, बातचीत करने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। और केपीओ में काम करने के लिए आपको उसी क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। बीपीओ का जो कार्य है उसे 2 भागों में बांटा गया है, बैंक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस। और केपीओ में जो है ज़्यादातर फ्रंट ऑफिस के रूप में ही काम किया जाता है। बीपीओ और केपीओ दोनों जो है थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग सर्विस की तरह है। दोनों में अंतर क्या है? बीपीओ जो है बिजनेस की कॉस्ट का कम करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और केपीओ जो है किसी एक क्षेत्र की जानकारी देता है और उसी से संबंधित जो है वो हमें जानकारी प्रदान करता है। बीपीओ जो है वो नियमों के अनुसार चलता है और केपीओ जो है वो जजमेंट के अनुसार चलता है। बीपीओ केपीओ की अपेक्षा जो है ज़्यादा सरल होता है और केपीओ जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जो चीज़ नियमों पर आधारित होती है वहाँ पर नियमों को फॉलो करके उस कार्य को किया जा सकता है। और केपीओ का जो सारा काम है वो नॉलेज पर आधारित होता है, इसलिए जिसकी नॉलेज उस क्षेत्र में जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो उतना ही अच्छा कार्य कर सकता है। बीपीओ में प्रोसेस किस प्रकार चलानी है उस बात में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है और केपीओ में नॉलेज का होना ज़रूरी है। बीपीओ में जो है कोऑर्डिनेशन कम भी हो तब भी चल जाता है, लेकिन केपीओ में कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बीपीओ में जो है कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और केपीओ में नॉलेज। बीपीओ जो है वो लो लेवल का प्रोसेस है और जो केपीओ है वो हाई लेवल का प्रोसेस है। अब इनके कार्य क्या है? अब आप क्या है, सबसे पहला क्या है? आंकड़ा प्रक्रमण, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करना। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसमें आसानी से एशियाई पूर्वी यूरोपीय देशों में यह लागू की गई है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक और अंग्रेजी भाषा में निपुण, सूचना प्रौद्योगिकी में भी निपुण कुशल कर्मचारी जो है मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हैदराबाद में स्थापित एक कंपनी है जो भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीकी पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका व जापान जैसे देशों के लिए कार्य करती है। तो यहाँ पर तीसरा तत्व कौन सा है? हैदराबाद। जो 2 देश कौन से हैं? अमेरिका और जापान, उनके लिए जो है वो कार्य करती है। श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से ऊपरी लागत जो है वो बहुत कम आती है, जिससे यह सेवा जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाती है। अब कॉल सेंटर, वर्तमान समय में क्या है? कॉल सेंटर का भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। बाह्य स्रोतन यानी कि आउटसोर्सिंग के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप में कॉल सेंटर खुले हुए हैं। इससे इन देशों के नए काम खुल गए हैं। अच्छे लोगों को क्या है? आय का साधन मिल गया है। और क्या है? यहाँ पर सस्ते और कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं। ये उत्प्रवास वाले देश भी हैं। बाह्य स्रोतन द्वारा जो है काम उपलब्ध होने के कारण देशों में प्रवास भी कम हो जाता है। और क्या है? नवीन प्रवृत्तियाँ। चतुर्थ सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रमण, बाह्य स्रोत और होम शेयरिंग भी
जो बाह्य स्रोतन का विकल्प है। केपीओ और वीपीओ से जो है वो अलग है। इसका मुख्य कारण इसमें कुशल श्रमिकों का होना है। केपीओ कंपनियों के अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बन जाता है। और क्या है, केपीओ के अंतर्गत जो है अनुसंधान व विकास क्रियाएं, व्यवसाय अनुसंधान, बैंकिंग सेक्टर, बौद्धिक संपदा, कानूनी व्यवसाय, इन सबको जो है शामिल किया जाता है। तो बीपीओ और केपीओ का सबसे बड़ा अंतर क्या है? बीपीओ जो है वो नियमों पर आधारित होता है और केपीओ जो है वो नॉलेज बेस्ड होता है।